सर आपसे मैं शुरुआत करता हूँ, आपके जीवन के बारे में जानना है मुझे कि गणपत सिंह राजपुरोहित है कौन और कहाँ से शुरुआत करी? बड़ा सरल जीवन है मेरा। अच्छा। अपने यहाँ से गडरा रोड जाते हैं हाँ तो रास्ते में फोगेरा गांव आता है। जी गडरा तहसील में ये वर्तमान में, जी। वहाँ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा और शिक्षा वहीं पे भी 8वीं तक की। तो अच्छा। फिर 9-10 जालोर चला गया था। वहाँ जालोर क्यों? जालोर मेरे मामा जी थे तिलम हम्म। संग तेल मिल में। अच्छा तो गांव में 9th स्कूल थी नहीं, 8 तक की थी उस समय। अच्छा। और 9th के लिए 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर या तो नांद आओ हाँ या बालेवा जाओ। अच्छा। तो पापा ने कहा कि पहले से पतला है और साइकिल वाइकिल लेके दे दी तो अच्छा, आपकी बॉडी शुरू से यही है? पहले थोड़ा स्टील था, फिट था। अच्छा बाद में बीमार होने के बाद थोड़ा कमजोर हो गया था। अच्छा। 9-10 जालोर से करी। हम्म। 11-12 करी मैंने फिर रामसर से, वापस? गवर्नमेंट स्कूल से। अच्छा। फिर कॉलेज फिर अपने यहीं बाड़मेर से करी सर। 10वीं में और 12वीं में और पढ़ाई में कैसे थे आप क्लास के अंदर? पढ़ाई में मैं बिलो द एवरेज कह सकते हो आप। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। सही बता रहा हूँ। अच्छा। मैं कभी स्मार्ट नहीं रहा एजुकेशन में। एकेडमी में अगर मैं बात करूँ तो जैसे 10th, हाँ। अब 10th में मेरे 49% थे। हम्म। और आजकल जब मैं बच्चों के हाथ खड़े करवाता हूँ तो 90 से नीचे कोई नहीं आता। हम्म। तब मैं कहता हूँ देख लो भाई, मेरे तो 49% ही बने। पूरे अच्छा। 294 नंबर आए 300 में से। हम्म। मुझे थोड़ा गम है कि 300 होते तो ठीक रहता। आधे तो आने चाहिए थे। अच्छा। तो वो रहे। फिर 12th में इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रहा। हम्म। तो वहाँ पे भी परसेंटेज बहुत अधिक नहीं थे, 61% थे। अच्छा अब वो जीवन का एकमात्र फर्स्ट डिवीजन आप कह सकते हो। अच्छा। यहीं पे मेरा एक सवाल है कि जब आपने करी तो कौन सा साल था ये, जब 12वीं करी? ये तो मैंने करी थी 2005 में। उस समय की पढ़ाई और अभी की पढ़ाई में अंतर क्या है? बहुत कि फर्क। उस समय परसेंटेज बहुत कम बनते थे, बहुत सारे लोगों को कम ही बनते थे। आजकल परसेंटेज की एक भाड़ से आ गई है कि 100 में 100 आम बात होगी। 100 में 100 तो आप जिले के अंदर आपको बहुत सारी संख्या मिल जाएगी 10वीं 12वीं में। ये क्या कारण रहा है इसका? इसके पीछे 3 कारण है मेन तो। हम्म। पहला सेशनल अंक, सत्रांक जाते हैं। अच्छा। तो हमारे टाइम में 10 जाते थे। हाँ। तो 10 में से 7-8 भेजते थे। अभी अच्छा। 20 जाते हैं तो जनरली थोड़ा सा एक अपना सा भाव होता है। तो 20 में से 17-18 तो 10% तो सीधे बढ़ गए। अच्छा। दूसरा, मार्केट के अंदर मटेरियल जो आया है ना वर्तमान में, हम्म। तो उस हिसाब से डिज़ाइन करके प्रस्तुत किया बच्चों के सामने। बच्चे उतना पढ़ लेते हैं ब्लूप्रिंट के हिसाब से, वैसे ही प्रश्न आते हैं। अच्छा हमारे टाइम ऐसा था नहीं, हमें पूरी किताब पढ़नी पड़ती थी। अच्छा। अब प्रश्न कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये कोई ऐसा डिज़ाइन फ्रेमवर्क नहीं था। अच्छा। तीसरा कारण ये होता है कि पहले मार्किंग बहुत टाइट थी। गवर्नमेंट को रिजल्ट की कोई परवाह नहीं थी। अभी स्थिति ये है और बड़ी ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अच्छा। कि सरकारी स्तर पे, बोर्ड स्तर पे, यूनिवर्सिटी स्तर पे ये है कि एक अमौखिक इंस्ट्रक्शन है, अमौखिक कह सकते हो आप। फेल नहीं करना, बस नहीं करना है। पहले ये कानून भी था ना इसमें, अब हट गया क्या? 8वीं तक नहीं करना 8वीं है? तक तो है, अभी आरटी भी है? एक्ट में है, राइट टू अच्छा। एजुकेशन एक्ट में स्पष्ट लिखा है कि बच्चे को रोकना नहीं है किसी भी स्तर पे, ना टीसी देनी उसको। अच्छा। अब बच्चा 9th में आके सीधी अच्छी किताब पढ़ता है। 8वीं तक तो बच्चे को पता है कि वो फेल कर ही नहीं सकते, टीसी दे नहीं सकते, भले वो स्कूल नहीं आए। इसके पीछे क्या थ्योरी है? थ्योरी यही थी, देश को साक्षर बनाना था, शिक्षित भले किताबों में? कि शिक्षित भले ना हो, हाँ। साक्षर करना था। अच्छा। हालांकि ऐसा नहीं है। ये अपन एक बेसिक बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार का मकसद ये था कि ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए, बच्चे स्कूल छोड़ के नहीं जाने चाहिए। अच्छा। तो थोड़ा सा मार्किंग को लिबरल कर दिया तो 5-7% ऐसे बढ़ गए। तो इस वजह से चीज़ें जो है वो बढ़ गई। तो पहले की जो एजुकेशन थी ना वो ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण थी, बच्चे सोचते थे। हाँ। तब उनको कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं रहती थी। क्योंकि बच्चा जब खुद बुक पढ़ता है ना, पुस्तक को, तो वो हर आयाम से सोचता है। उसको लगता है ये भी चीज़ महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। फिर उसके जो मस्तिष्क के चिंतन के जो आयाम होते हैं ना वो इतने व्यापक हो जाते हैं। वो हर एक चीज़ के ऊपर बहुत गहराई से सोचता है। अच्छा। हर एक आयाम को ढूंढता है। अब फ्रेमवर्क आ जाएगा ना तब बच्चे उसमें ढल जाते हैं, उस पैमाने से वो बाहर नहीं जाना चाहते। अच्छा। भाई जैसे मैं आपको कहूँ कि आपको यही पढ़ना, आपके 70% नंबर आ जाएंगे। हाँ। आप वही पढ़ोगे, आप दूसरा क्यों देखोगे? तब आपकी सोच खत्म हो जाएगी, परसेंटेज अच्छे हो जाएंगे। अच्छा। अभी स्थिति ये है कि मैं कल क्लास ले रहा था कॉलेज के अंदर,
तो मैं बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछ रहा था कि वैदिक सभ्यता को वैदिक क्यों कहते हैं। तो बच्चों ने कहा सर इसकी जानकारी वेदों से मिलती है इसलिए वैदिक सभ्यता कहते हैं। मैंने वेद कब लिखे गए, कुछ आइडिया सभ्यता में लिखे हैं बाद में लिखे हैं, वो नहीं आ रहा। तो मैंने कहा इसमें कितने बच्चे इसके 100 आउट ऑफ 100 हिस्ट्री में 12th में फर्स्ट ईयर की क्लास थी। अच्छा। 3 बच्चों के हाथ खड़े हुए, 100 में से 100 नंबर। अच्छा। फिर मैंने पूछा कि वेद लिखे किस पे गए, तो वे कागज पे। मैंने कहा बेटा कागज तो इसके भी 1000 साल बाद आविष्कार हुआ है। मैंने कहा 12वीं कक्षा के भाग 3 के टॉपिक 2 में लिखा हुआ है कि वेद किस पे लिखे गए, और आप 3 महीने पहले 12वीं छोड़ के आपकी हालत है। तो सर हमें उतना ही पढ़ा जितना बताया गया था कि इसमें परसेंटेज बन जाते हैं। इसी में आज की पढ़ाई परसेंटेज के लिए हो रही है। अच्छा, इससे नुकसान हो रहा है समाज को? नुकसान, बहुत जबरदस्त नुकसान होना। ऐसी पीढ़ी आ रही है जो बेसिक ज्ञान भी नहीं रखती, विषय के ऊपर कोई समझ नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ जैसे कोचिंग क्लासेस वगैरह में बच्चे आते हैं, कॉलेज में स्टूडेंट आते हैं, बौद्धिक स्तर इतना नहीं है। एक वो आय की असमानता एक टॉपिक चलता है इकोनॉमिक्स में, ऐसा अब शिक्षा की असमानता चलेगा। जिसमें एक वर्ग तो बहुत इंटेलिजेंट आ रहा है यूनिवर्सिटीज वगैरह से, अच्छी स्कूल से, और एक वर्ग बहुत कमजोर आ रहा है। ये खाई बढ़ती जा रही है। इसका समाधान क्या है? समाधान फिर यही, बच्चे बेचारे कोचिंगों में भटकते हैं 5-6 साल, 7 साल, 10 साल, और फिर उसमें से 1-2 सेट हो जाते हैं, जिसका उदाहरण देके कोचिंग संस्थान फिर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बाकी सारे मजदूरी करते हैं, कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा भाई गवर्नमेंट की तो लिमिट है पोस्ट की। हाँ वो तो है। और फिर 100 में से एक आधा बच्चा ठीक कर पाएगा। अब 10-12 साल की रही गई कमियों को 1-2 साल में तो कैसे ठीक कर पाएंगे। सही बात है। वापस लौटते हैं, आपने ग्रेजुएशन करने के बाद फिर? हाँ, ग्रेजुएशन में दौरान ही हमने पढ़ाई शुरू कर दी थी। फिर मैंने बीएड किया। कहाँ से? यहीं बाड़मेर से किया था। बाड़मेर से? हाँ, ये जसकुल के पास में हिमाड़ा में कॉलेज खुला था उस साल, तो पहला सत्र ही था। अच्छा। वहाँ से हमने बीएड किया और फिर दिल्ली चले गए आईएएस की तैयारी करने। किसने गाइड किया सीधे यहाँ से दिल्ली? बहुत दूर है दिल्ली बाड़मेर से। मुझे ये सपना दिखाया था रघुनाथ ने, विश्नोई ने। रघुनाथ विश्नोई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, अभी भी हैं। अच्छा। और हर दिन गालियाँ सुन के आता हूँ उससे। अच्छा। क्योंकि एक वही है जो मुझे हमेशा मेरी औकात याद दिलाता है। अच्छा। और जीवन में ऐसे व्यक्ति होने चाहिए। अच्छा। तो उसने कहा था कि दिल्ली चले अपन, तेरा लेवल ठीक है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर इतना नहीं है, तो चल लेते हैं। अच्छा। तो मैं उसके साथ उसके सानिध्य में दिल्ली गया था। फिर हमारी तैयारी भी अच्छी थी, फर्स्ट अटेम्प्ट था, और ये मेरे कोलाइटिस हो गया। तो कोलाइटिस के बाद में एम्स में लेके गुरु तेग बहादुर अस्पताल, राम मनोहर लोहिया, दिल्ली में इन सारे हॉस्पिटल्स में गए कि लास्ट में डॉक्टर्स ने यही कहा था कि आप अगर बहुत मेहनत करके आईएएस बन भी गए ना, नॉट फिट फॉर आप आईएएस, मतलब उस पोस्ट के लिए फिट नहीं है। मतलब आप पोस्ट के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। अच्छा। क्योंकि वहाँ 24/7 ड्यूटी होती है, आपको खाना पीना कोई शेड्यूल नहीं होता। अल्सर में तो इन चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ता है। मीटिंग्स पे मीटिंग्स, यात्रा पे यात्रा, बाथरूम रिच आपको हर समय चाहिए। तब थोड़ा सा मन कमज़ोर हुआ। मैंने कहा सिविल सर्विसेज और ये जो है ये अपन अब अगली पीढ़ी पे छोड़ देते हैं। अच्छा। मैंने वहाँ से फिर किनारा कर लिया। यद्यपि मैंने परीक्षाएं फिर भी दी, आईएएस के 4 अटेम्प्ट लिए, चारों बार प्री पास हुआ, 3 मेंस लिख के आया। अच्छा। लास्ट में तो इतना बीमार हुआ कि चौथा मेंस देने भी नहीं गया। योजना भवन जाके आया मैं। योजना भवन में मेंस हुए थे हमारे, और आरपीएससी में भी दिए, आरएस के इंटरव्यू वगैरह भी दिए। बस ठीक है, वो जाता था, मन नहीं मानता था कि लेके आ जाता। अच्छा। लेकिन ये ज़रूर था कि अगर लग भी गया ना तब भी करूँगा नहीं। अच्छा। फिर लग गया, फिर करूँगा क्यों नहीं, क्योंकि मेरी बॉडी उसको स्वीकार नहीं कर रही, ना कर नहीं पाऊँगा। फिर लगने की जिद इसलिए थी कि इतनी मेहनत की है तो एक बार होना चाहिए कि मेरा हो गया। अच्छा। बस इस आत्मसंतुष्टि के लिए अटेम्प्ट ले रहा था। हाँ। फिर धीरे धीरे फिर 2018 में मैंने फिर पेपर देने छोड़ दिए। फिर मैंने कहा नहीं दूंगा, ठीक है, जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ। तो फिर आप आईएएस के लिए वहाँ गए, फिर ये अचानक आपकी शारीरिक प्रॉब्लम्स आपके सामने आई, तो इसके बाद आपको चिंताएं ज़्यादा नहीं बढ़ी कि अब मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, या ये कैसे तय कर लिया कि इसमें नहीं होगा तो मैं दूसरे विभाग में जाऊँगा? अब देखो ये ऐसा है कि
कई बार कुछ कड़वी सच्चाइयाँ होती है जो व्यक्ति को समय के साथ स्वीकार करनी होती है। और मैं बहुत फिट था, एथलीट था, अच्छा खेलता कूदता था, और जब बीमारी हो गई तो लगभग 1 साल 1.5 साल मुझे ये स्वीकार करने में लगा कि मैं बीमार हो चुका हूँ। अच्छा, अब इतने मैं जिद्दी वैसा थे आप? जिद्दी बहुत था। अच्छा। अभी भी जिद्दी हूँ। आजकल तो बच्चों को बहाना चाहिए, बुखार आ गया तो कोचिंग नहीं आजकल की आएंगे। पीढ़ी कमजोर, वो कहते हैं ना कि जिसकी आगे की पीढ़ी बहुत अच्छी होती है ना, वो आगे की पीढ़ी, उससे आगे वाली पीढ़ी बहुत कमजोर हो जाती है। अच्छा। अब जैसे मेरे माता पिता ने जो स्ट्रगल किया, उन्होंने जो संघर्ष किए हैं, संसाधन थे नहीं उस समय, तो हम मजबूत पैदा हुए। हमारी जो संतानें होगी बहुत कमजोर होगी, ये तय बात है, क्योंकि उनको इतनी सुविधाएं मिली है कि उन्होंने तो संघर्ष देखे ही नहीं, वो देखेंगे नहीं कभी। वो तो यकीन भी नहीं करेंगे कि हमने ऐसा कोई स्ट्रगल भी किया है। उसके लिए तो वो देखेंगे भी नहीं। ये भी बड़ी उनको कई दिक्कत बार है। अब